A big hello to everyone and welcome to PW Only IES. So, in the previous lectures, we have talked about the development of solar system and उससे related कुछ basic concepts के बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो हमारी अर्थ है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बट इसके अंदर ये मैग्नेटिज्म आया कहां से? और ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से जानते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेवलपमेंट होता कैसे है, यही आज हम समझने वाले हैं। और एक बात बताना चाहता हूं, जब भी आप नेविगेशन के लिए किसी कंपास का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने फोन में भी देखते होंगे, तो वो कंपास हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें नेविगेशन के अंदर मदद मिलती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ के एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने के कारण। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स ट्राई एंड कॉम्प्रिहेंड व्हाट एग्जैक्टली द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट डेवलप्ड। इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब हमें डेवलप करनी होती है तो हमें चाहिए यह जानकारी हासिल करना कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेवलपमेंट आखिर होता कैसे है। अगर हमने अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सुना है तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही आसान हो जाएगी, बट मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ये जो दो वर्ड हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, ये दोनों एक साथ जब इस्तेमाल किए गए हैं तो इसका कुछ एस्पेक्ट है। वो ये है कि जब भी आप किसी भी एक कॉइल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, किसी भी एक कॉइल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कुछ समय के बाद उस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है। ऐसा बहुत बार बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में देखा भी गया। जैसा कि मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर जैसे ही ये चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा, जैसे ही ये इसके अंदर पास हुई, इस कॉइल के अंदर जब ये सारे के सारे चार्ज घूमे यानी कि बिजली गई, तो इस कॉइल के सराउंडिंग में आपको क्या डेवलप होता हुआ दिखाई देगा? इस कॉइल के सराउंडिंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। यह खूबसूरती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। यानी कि जब आपने बिजली पास की, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, उस इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी कारण से मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन दो वर्ड्स को देखते हैं तो ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। जैसे ही किसी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उस कॉइल के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। यह प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको अपने साथ रखनी है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन नंबर 1। सो इसको मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 1 दैट यू आर गोइंग टू कीप इन योर माइंड। यह है कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं, जो यहां पे बहुत ही जरूरी है हमारे लिए समझना, और वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 और बेसिक इंफॉर्मेशन नंबर 2 ये है, अभी हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ को नहीं जाना है। इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल थोरली टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दिस इंटीरियर ऑफ अर्थ इज। बट हां, मैं इतना जरूर जानता हूं, वी ऑल नो दैट दिस इंटीरियर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ is made up of 3 concentric layers। ये जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है 3 मेजर कॉन्सेंट्रिक लेयर से बना है, और इन 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के नाम आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, जिसे हम क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं। यहां पे एक एडवांस्ड इंफॉर्मेशन ये है, जो हमारा कोर होता है, दिस कोर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। One we call as outer core and second we call as inner core। आउटर कोर एंड इनर कोर, ये आपको इंफॉर्मेशन अभी याद रखनी है। बट
बट इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, सिस्मिक वेव का इसके अंदर क्या योगदान होता है, इसको हम आगे आने वाले चैप्टर में जरूर देखने वाले हैं। बट एज आई एम गोइंग विद द सीक्वेंस ऑफ आवर बुक यूपीएससी वाला, इसलिए मैं आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रहा हूं ताकि आने वाले चैप्टर्स में भी इसकी मदद आपको मिल सके। देखिए, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, हम ये भी जानते हैं कि जो ये कोर होता है, इस कोर के अंदर लार्जली जो मटेरियल है वो कौन सा है, निकल है, और इसके अंदर मटेरियल कौन सा है, आयरन है। ठीक है सर, निकल और आयरन है इसके अंदर। और यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 कह ले, या इसी का ये अगर कॉन्सेप्ट नंबर 2A है तो मैं आपको अब कॉन्सेप्ट नंबर 2B बताना चाहता हूं। 2B के अंदर ये आता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते रहते हैं, नीचे जाते रहेंगे, धंसते रहेंगे, वैसे वैसे तापमान के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे वृद्धि दिखाई देती है। सो वी से दिस, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है इंटीरियर में वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण आपको ऐसा एहसास होगा कि सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो अर्थ के इंटीरियर में सॉलिड नहीं होना चाहिए, सब कुछ पिघल जाना चाहिए क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है, मेल्टिंग बहुत फास्ट हो रही है। बट यहां पे एक छोटा सा कैच ये होता है कि जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे, ऊपर से प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से प्रेशर के इंपैक्ट के कारण सब कुछ लिक्विड स्टेट में नहीं है। यानी कि हम जब अर्थ के इन 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को देखते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लें, लेटर ऑन स्टेज में आई बिलीव मी आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन थोरो डिटेल कि ये जो लेयर्स हैं वो किन किन स्टेट ऑफ मैटर में हैं। इसमें यहां से ये पता लगता है जो आउटर कोर होता है ये किस स्टेट में होता है, आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। आउटर कोर जो है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। और इनर कोर जो होता है बच्चा, ये होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। इनर कोर होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है सर, ये इंफॉर्मेशन भी याद रख ली। यहां से पता लगा जब हम आउटर कोर की बात कर रहे हैं तो आउटर कोर के अंदर तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है। जो मैटर है वो कौन सी स्टेट में है सर, लिक्विड स्टेट में है। और लिक्विड स्टेट के अंदर जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब आपको यह पता लगा सर जो आयरन होगा और जो निकल होगा ये भी कौन सी स्टेट में दिखाई देगा। सर आयरन और निकल भी हमें कौन सी स्टेट में दिखाई देगा, लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। बट यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है जिसे मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2C कहता हूं। वो ये है, बस एक कॉन्सेप्ट मैंने वैसे जस्ट आपको समझाने के लिए ये नंबरिंग दी है, बट ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, आयरन निकल सब लिक्विड स्टेट में पहुंचते हैं, तब इस तापमान के बढ़ने के कारण जो हीट एनर्जी जनरेट होती है, जो हीट एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी के जनरेट होने से जो आयरन है, जब आप थोड़ा सा केमिस्ट्री को देखते हैं तब आप जानते होंगे कि सबसे पहले किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके कोर में है न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर, न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस किससे बना होता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। जब हीट एनर्जी इतनी ज्यादा जनरेट हो जाती है, जब हीट एनर्जी इतनी ज्यादा जनरेट हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से अपनी कक्षा से, अपनी ऑर्बिट से निकलने लगते हैं और यहां पे आपको आयनाइजेशन दिखाई देता है। आयनाइजेशन का मतलब यहां पे आपको चार्ज्ड पार्टिकल्स दिखाई देंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आयरन पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एस्पेक्ट वहां पे डेवलप हो गया। जब तक ये जुड़े हुए थे तब तक तो चार्ज नहीं था, बट जब हीट एनर्जी मिली तब इनके आउटर कक्षों से क्या निकलने लगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एग्जिट करने लगे। इन आयनाइजेशन के कारण यहां पे चार्ज्ड पार्टिकल्स का मूवमेंट आपको दिखाई देता है। नो डाउट अबाउट दैट, चार्ज्ड पार्टिकल्स का मूवमेंट आपको यहां दिखाई देता है। अब आ जाएं असली कहानी के ऊपर। 3 इंफॉर्मेशन हम याद रखेंगे। पहली इंफॉर्मेशन, यहां पे चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, सेकंड ये लिक्विड स्टेट में है, और थर्ड हम बात कर रहे हैं आउटर कोर की। और आउटर कोर के अंदर मटेरियल कौन सा है,
निकल और आयरन है। अब हमने यहां पे पहले कॉन्सेप्ट में देखा था, अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इस इलेक्ट्रिसिटी से क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। बट मुझसे किसी ने पूछा कि सर आपका बचपन सामान्य गुजरा है, मैंने बोला हां। तो बोले कैसे, मैंने बोला मुझे इतना पता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कुछ नहीं है, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जो चार्जेस हैं, उनका मूवमेंट ही तो है। तो बोले कि सर कैसे, ये आपको कैसे पता। मैंने बोला कि भाई देख, यहां पे भी तेरे को दिख रहा होगा, जब बिजली जा रही है तो यहां पे आपको क्या दिख रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स ही तो दिख रहे हैं। जब मैंने यहां पे आपको दिखा देता हूं, जब ये करंट यहां से पास होगा तो क्या निकला, इस करंट के रूप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर इस करंट के रूप में चार्ज्ड पार्टिकल्स ही तो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जब चार्ज्ड पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनके मूवमेंट के कारण क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी। आई होप अगर आप समझदार हैं तो आपने अगले स्टेप को भांप लिया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो अर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव क्यों कर रही है। लेट मी टेल यू नाउ अगेन, ये जो पूरे के पूरे चार्ज्ड पार्टिकल्स थे वो किसके अंदर मूव कर रहे थे, सर कोइल के अंदर। सो कोइल के अंदर क्या हो रहा था सर, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो रोटेशन हो रहा था। कोइल के अंदर क्या हो रहा था, रोटेशन हो रहा था। तो जब ये मूव करते जा रहे थे, घूमते जा रहे थे, तो क्या सर इनके घूमने के कारण, इनके रोटेशन के कारण किसी भी तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है। मैंने बोला कि चलो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। व्हाट आई से हियर इज, लेट्स से दिस इज व्हाट आवर अर्थ इज। ये हमारी, चलो हम इसको ऐसे देखते हैं, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर जो आउटर कोर है, दिस इज द आउटर कोर। आउटर कोर के अंदर जो आउटर कोर है, आउटर कोर के अंदर क्या है सर, आउटर कोर के अंदर क्या है, आउटर कोर के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। और ये जो चार्ज्ड आयंस हैं वो किसके हैं सर, निकल के हैं। सर इसके अंदर आपको आयरन भी दिखाई देगा। और सर एक बात बताओ, क्या हमारी धरती रोटेट कर रही है। मैंने बोला हां ऑफ कोर्स धरती रोटेट कर रही है। क्या सर इसके साथ साथ एक बात और बताएं, जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, क्या ये चार्ज्ड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। मैंने बोला हां होता है। सर इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं कन्वेक्शन मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन मूवमेंट। अब ये कन्वेक्शन मूवमेंट क्या होता है भाई, यहां पे एक और छोटी सी चीज आपको समझा देता हूं। वो ये है कि बचपन में आपने हमेशा सारी बातें बचपन की ही हैं, बस हमें बड़े होके समझनी है, ठीक है। यहां पे आपने देखा होगा पानी गर्म करने के लिए मैंने रॉड लगाई। जब मैं पानी गर्म करने के लिए रॉड लगाता हूं तो मुझे यह पता लगा इलेक्ट्रिक करंट जब इसके अंदर आया तो यहां पे जो हीट डेवलप हुई, जो इसके सराउंडिंग में हीट डेवलप हुई, उसकी वजह से ये पानी क्या हो गया सर, वार्म हो गया, गर्म हो गया। और सर जो गर्म पानी होता है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है, ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे की ओर आता है। यानी कि सर इस तरीके से ये पूरा का पूरा मूवमेंट चलता रहता है। जब ये मूवमेंट चलता रहता है तब इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ऐसे ही कुछ कन्वेक्शन मूवमेंट का प्रेजेंस कहां पे है, ऐसे ही कुछ कन्वेक्शन मूवमेंट कहां पे हैं, आउटर कोर के अंदर भी हैं, आउटर कोर के अंदर भी हैं। अब आ जाओ कड़ियों को जोड़ते हैं और इस कहानी को एक सेकंड में खत्म कर देते हैं। ये तो थी भूमिका अब तक की, और अभी तक अगर आप समझ पाए हैं तो आगे की कहानी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। क्यों ऐसा, देखें सर, सबसे पहली चीज आपने बोला कि आउटर कोर इज मोल्टन, आउटर कोर इज मोल्टन, हेंस इट हैज द प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट, इट हैज द प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। मैंने बोला एकदम सत्य है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब इसके अंदर कन्वेक्शन करंट है तो क्या इसके अंदर मूवमेंट है पार्टिकल्स का, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल सही बात है सर। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या है, मूवमेंट है। और वो एलिमेंट कौन से हैं सर, वो एलिमेंट निकल और आयरन है, इनका मूवमेंट है। जब इनका मूवमेंट है तो इनके मूवमेंट से सर क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बिल्कुल सही बात है सर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बट सर इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो गई, आप बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैंने बोला था कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी
कोयल के अंदर रोटेट करेगी तो क्या डेवलप करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर मैंने बोला जब ये इलेक्ट्रिसिटी आई तो क्या हमारी जो अर्थ है, सेकंड भाग में अगर आप देखेंगे, क्या जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है? बिल्कुल सही बात है सर, अर्थ का क्या हो रहा है? रोटेशन। तो क्या आउटर कोर रोटेट करेगा? बिल्कुल सही बात है सर, आउटर कोर भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। इसकी वजह से क्या ये इलेक्ट्रिसिटी रोटेशन के साथ मिलके, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी रोटेशन के साथ मिलके आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट करेगी? यस एवरीवन, दैट्स हाउ वी कैन रियलाइज कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रेजेंस आपको दिखाई देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रेजेंस आपको दिखाई दे गया यहां पे। सो इससे मुझे अब ये समझ तो आ गया कि हां, जब भी मैं अपनी अर्थ को देखूंगा तो इस अर्थ के अंदर यहां पे, इस अर्थ के अंदर ये जो मेरी अर्थ है यहां पे आपको क्या दिखाई देंगी? सर यहां पे मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो मेरी अर्थ है बच्चा, वो किसकी तरह बिहेव करती है? ये अर्थ बिहेव करती है एक मैग्नेट की तरह। अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। और मैग्नेट जब भी आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि सर मैग्नेट के कौन से पोल होते हैं? सर मैग्नेट इस तरीके से दिखाई देती है और मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं। एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ। एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी कोई भी कंपास होगी वो हमेशा किसकी ओर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी? वो हमेशा अट्रैक्ट होगी नॉर्थ की ओर। चलो ठीक है सर, ये भी समझ में तो आ रहा है, बट इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो। ठीक है, लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन यू अगेन। धरती जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, इसीलिए कंपास जो है वो आपको डायरेक्शन दिखाती है। बट मुझसे किसी ने पूछा सर ये कंपास जो है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे सारे आयाम बदल जाएंगे। ये जो कंपास है ये हमेशा नॉर्थ की ओर ही पॉइंट करती है। ये हमेशा पॉइंट करती है कहां पे? नॉर्थ की ओर। तो आप एक बात बताओ, जब आपने मान लो दो चुंबक लिए और इसमें एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल, तो ये दोनों तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जब ये ऑपोजिट पोल्स होंगे। बिल्कुल सही बात है कि इसका नॉर्थ जो है तभी वो अट्रैक्ट होगा, जब कंपास का नॉर्थ तभी अट्रैक्ट होगा जब चुंबक का कौन सा साइड होगा? सर साउथ साइड होगा। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो मेरी जो कंपास है उस कंपास ने यहां पे मुझे, इस कंपास ने मुझे यहां पे नॉर्थ दिखाया है, तो इसका मतलब ये होगा ये नॉर्थ ऊपर इसलिए दिखाया गया क्योंकि धरती के अंदर की जो मैग्नेट है उसके ऊपर क्या होगा? साउथ इधर और नॉर्थ इधर। ये है कहानी, ये है असली कहानी जो हमें समझनी है। जो धोखा आज तक हमारे साथ होता आया कि भाई ये तो नॉर्थ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नॉर्थ होगा, बट आपने कभी नहीं सोचा कि नॉर्थ की ओर अगर कंपास पॉइंट आउट कर रही है तो वो नॉर्थ को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है? अट्रैक्ट तो वो किस पोल को करेगी? वो तो साउथ पोल को करेगी ना। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो ये धरती जो आज हम देखते हैं, इस धरती के अंदर मेरे दोस्तों यहां पे एक मैग्नेट है, यहां पे एक मैग्नेट है। और इस मैग्नेट को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस मैग्नेट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये मैग्नेट जो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर दो पोल्स होंगे। एक पोल होगा साउथ और दूसरा पोल होगा नॉर्थ। एक पोल होगा साउथ और दूसरा पोल होगा नॉर्थ। और ये साउथ ऊपर ही क्यों है? ये साउथ ऊपर ही क्यों है मेरे दोस्तों? क्योंकि हमारा जो कंपास है वो ऊपर क्या दिखा रहा था? नॉर्थ दिखा रहा था। अब
हमें थोड़ा सा ये ज्ञान होना आवश्यक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, मैग्नेट के नॉर्थ से निकलती हैं और मैग्नेट के साउथ में जाके घुस जाती हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो वो इस तरीके से मुझे दिखाई देंगी, जो कि नॉर्थ से निकलेंगी और जाके किसके अंदर मर्ज हो जाएंगी, साउथ के अंदर मर्ज हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। और अब मैं आपको अपने प्राइमरी डायग्राम पे लेके जाना चाहता हूं, जहां से आपको दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकल रही है, नीचे से, और जा कहां रही हैं, ऊपर की ओर। जा कहां रही हैं, ऊपर की ओर। यही चीज मैंने आपको इतनी देर में एक्सप्लेन की है कि नीचे से निकलेंगी और ऊपर की ओर जाएंगी। जब आप इस तैयारी में हैं तब आपको ऐसा बहुत बार लगा होगा, मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई जब नॉर्थ पोल, यहां पे अगर मैं अर्थ देखता हूं तो यहां पे नॉर्थ है और यहां पे साउथ है, तो ये साउथ से निकल के नॉर्थ क्यों जा रही है, ये साउथ से निकल के नॉर्थ की ओर क्यों जा रही हैं, ये डाउट मेरे को भी बहुत बार आया। फिर मैंने इसको थोड़ा और जानने की कोशिश की तो मुझे एक बात पता लगी, और वो बात इतनी दमदार है जिससे ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि अर्थ के ऊपर जब हम पोल्स देखते हैं, तब अर्थ के ऊपर जब हम पोल्स देखते हैं, तब ये पोल्स जो हैं, ये पोल्स होते हैं दो तरीके के। वैसे तो तीन तरीके के हैं, पहले हम दो पढ़ते हैं फिर ही हम तीन समझ पाएंगे। इन दो पोल्स को देखें तो सबसे पहला पोल होता है जिसे हम जियोग्राफिकल पोल्स कहते हैं, और जो दूसरा पोल होता है बच्चा, इसे कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स। इसे बोला जाता है मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स की संज्ञा इसे दी जाती है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। सर इनमें फर्क क्या है? जियोग्राफिकल पोल्स जो हैं बच्चा, ये पोल्स के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा कि हाँ ये वो पोल्स हैं जिसे हम आज नॉर्थ पोल और साउथ पोल की संज्ञा देते हैं। ये वो पोल्स हैं जिसे आप आज नॉर्थ पोल और साउथ पोल की संज्ञा देते हो, और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये है जियोग्राफिकल साउथ, जो कि आप जानते हो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और ये वो एक्सिस है जिसके अराउंड जो अर्थ है वो क्या करती है, अराउंड अर्थ रोटेट करती है। अराउंड अर्थ जो है वो क्या करती है बच्चा, ये रोटेट करती है। इसे बोलते हैं हम जियोग्राफिकल पोल। ठीक है सर, बचपन से लेके आज तक हमने यही पढ़ा है, जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है। बट व्हाट इज दिस मैग्नेटिक पोल? फिर ऐसा समझा गया, इसको जानना है तो सर ऐसे करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं अर्थ का, और इसमें हम देखते हैं कि ये पोल क्या है। हुआ ये कि हमने देखा कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। अर्थ के अंदर क्या है, एक मैग्नेट है, और वो मैग्नेट इस तरीके से है। मान लो वो मैग्नेट इस तरीके से है। ठीक है, वो मैग्नेट क्या है, इस तरीके से है, और इस मैग्नेट को मैं इस तरीके से यहां पे रख रहा हूं। ठीक है, ये मैग्नेट के अंदर आपने देखा सर, ऊपर पोल साउथ था, नीचे पोल नॉर्थ था। ये धरती के अंदर आप एक इमेजिनरी मैग्नेट है जिसे आप एक अभी के लिए इमेजिन कर लें। अब अगर ऊपर साउथ है तो हमेशा जो कंपास होगा वो क्या दिखाएगा, कंपास ऊपर की ओर नॉर्थ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कंपास का नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट हो जाएगा। नीचे नॉर्थ है तो नीचे कंपास क्या दिखाएगा, साउथ दिखाएगा। हमारा जीवन चिल हो गया। बट आज तक जो हम समझ रहे थे वो ये था कि कंपास हमें कौन सा पोल दिखाता है, जियोग्राफिकल पोल। आप हमेशा से गलत थे, बचपन से लेके अभी तक आपके साथ हुआ धोखा। क्योंकि जो हमारा कंपास है वो कभी भी जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को इंडिकेट करता ही नहीं है। कंपास हमेशा इंडिकेट करता है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को। अब सर ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्या होते हैं? हमारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये सोचा कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि ऊपर मैं साउथ रख दूं, नीचे नॉर्थ रख दूं, दुनिया बावली हो जाएगी। वो समझेगी कि यार एक जगह तो नॉर्थ है, दूसरी जगह साउथ रख दिया
तो उन्होंने क्या किया, एक संज्ञा दी मैग्नेटिक पोल की। उन्होंने बोला कि इस मैग्नेट से, जो हमारी अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट है, इस मैग्नेट से एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करो। ये इमेजिनरी लाइन जो कि इस मैग्नेट से होके जा रही है, जो इस धरती के साथ जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, उन्हें बोला जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। उन्हें क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अब आप समझे होंगे कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, आर डिफरेंट फ्रॉम द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ। राइट, तो हमने दो पोल्स की संज्ञा पढ़ ली। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, ये वो पोल्स हैं जहां पे जो एक्सिस है वो अर्थ की मैग्नेट से, जो अर्थ का मैग्नेट है उससे पास होने के बाद इंटरसेक्ट करती है अर्थ को, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करती है अर्थ को। वहां पे आपको जो पोल्स दिखाई देते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की संज्ञा देते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई कि मैग्नेटिक साउथ क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, और जियोग्राफिकल साउथ क्या है एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ क्या है। अब अभी अगर एनसीईआरटीज को देखें तो यहां पे एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हैं, इनका एक एंगल है। ये स्पेसिफिकली जो हमारे जियोग्राफिकल नॉर्थ हैं और जियोग्राफिकल साउथ हैं, इनसे अराउंड अगर इनके बीच का एंगल देखें, इनके बीच का जो एंगल अभी इस समय पे देखें तो वो हमें दिखाई देता है अराउंड 11.3 डिग्रीज। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 11.3 डिग्री है। और जहां पे आज मैग्नेटिक नॉर्थ है, जहां पे आज मैग्नेटिक नॉर्थ आपको दिखाई देता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो इस जियोग्राफिकल नॉर्थ से अराउंड 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यानी कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, और वो डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर अभी तो आप कह रहे थे जब भी हम कंपास को देखते हैं तो वो जियोग्राफिकल नॉर्थ नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ के बारे में बताती है। मैं कहता हूं जी हां, बट सर एक बात बताओ, मेरे को अगर मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंचना होगा तो मैं ठीक है पहुंच जाऊंगा, बट मैं जियोग्राफिकल नॉर्थ को लेके चलता हूं, मुझे थोड़ी पता है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ क्या चल रहा है, मुझे तो अपने नॉर्थ और साउथ पता है। तो इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, इसे हम थोड़ी देर में जानेंगे, बट हां मुझे यह पता लग गया, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड दे आर हैविंग सम डिफरेंस। अब एक बात बताता हूं, अभी इस समय पे अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ की पोजीशन देखेंगे तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ की लोकेशन है, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ की आपको लोकेशन दिखाई देती है, दिस लोकेशन इज इन कनाडा। देयर आर सम आइलैंड्स नेम्ड एज एल्समेयर आइलैंड। यहां पे आपको आज किसकी पोजीशन दिखाई देगी, ये पोजीशन दिखाई देगी आपको मैग्नेटिक नॉर्थ की। ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो जहां पे है वो वहीं है, मैग्नेटिक नॉर्थ आज कहां पे है, एल्समेयर आइलैंड पे। तो सर आप बार बार ये अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं, जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, रादर इनके बीच में क्या होता है, ये वेरी करते हैं, ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तुम्हें लगेगा ये बावला हो गया आदमी, क्या बात बोल रहा है। मैं कहता हूं हां ये सच है। वो क्यों है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको सारी कहानी बहुत अच्छे से पता होगी। आपने कॉन्सेप्ट में देखा सर मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं, दीज मैग्नेटिक फील्ड्स वर जनरेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजन। वो दो रीजन क्या थे सर? पहला तो जो लिक्विड आउटर कोर है, लिक्विड आउटर कोर है, बिल्कुल ठीक है सर। और इस लिक्विड आउटर कोर के अंदर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है, और उस हीट एनर्जी के कारण क्या है, मूवमेंट है, हीट एनर्जी के कारण मूवमेंट है, इसलिए एक कारण तो ये है।
और दूसरा आप कहते हो कि सर जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है और इसके रोटेशन के कारण अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण चार्ज जब मूव करते हैं और घूमते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप होती हैं। प्रीलिम्स में यह सवाल पूछा जा सकता है, अर्थ बिहेव्स एज अ जियोडायनेमो और अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट बिकॉज फर्स्ट लिक्विड आउटर कोर, सेकंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। यस, बोथ आर द रीजन। रोटेशन ऑफ अर्थ, इसको ऐसे लिख ले पूरा, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये दोनों कारण हैं। ठीक है सर, बट एक बात बताओ, अर्थ के इंटीरियर के अंदर इतना मटेरियल है, इतना ज्यादा मटेरियल है, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी है, क्या ये जो मूवमेंट होगा, दिस मूवमेंट विल बी यूनिफॉर्म इन नेचर? नो, ये जो मूवमेंट इसके अंदर है ये नॉन यूनिफॉर्म मूवमेंट है। नॉन यूनिफॉर्म मूवमेंट का मतलब, अब आपको लगेगा कि ये विश्वास लायक बात नहीं है, बट आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ना तुम अर्थ के नीचे गए हो ना मैं गया हूं, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा और वो एक्सपेरिमेंट मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अर्थ के अंदर जो ये मूवमेंट है ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि हीट एनर्जी है और इतना बड़ा अर्थ है, इतना सारा मटेरियल है, उसका वॉल्यूम, उसका डेंसिटी इतना ज्यादा है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि मटेरियल यूनिफॉर्म होगा? नो, इट्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द मूवमेंट विल आल्सो बी नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर एंड देयर विल बी मूवमेंट व्हिच इज नॉन यूनिफॉर्म। विल इट बी चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? यस, ये चेंज करेगा किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। इस वजह से जो आज हमारी मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो आप आज साउथ और नॉर्थ इस तरीके से दिखा के बैठे हैं, क्या ये हमेशा से ऐसी ही रही है? नॉट एट ऑल। इस मैग्नेट के अंदर क्या दिखाई देते हैं? वेरिएशंस। और ऐसा बोला जाता है, ये वेरिएशन क्यों है, बस अभी के लिए आप सिर्फ इसको थिंग्स टू रिमेंबर में डाल दें। इसके वेरिएशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो फैक्टर्स मैं लिख देता हूं, बट उसको आप लेटर ऑन स्टेज में समझेंगे जब आप मेरे साथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जानेंगे। इसके अंदर सबसे पहला वेरिएशन का कारण होता है, सबसे पहला वेरिएशन का कारण है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड द मूवमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड मूवमेंट, ऑफ मास एंड मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है देयर आर सम चेंजेस कोर मेंटल बाउंड्री के ऊपर होने वाले हीट चेंजेस, कोर मेंटल बाउंड्री पर होने वाले चेंजेस, बाउंड्री पर होने वाले चेंजेस। और तीसरा इसका संबंध जो होता है वो होता है मेंटल प्लूम के साथ। अब ये जो तीन नई चीजें आपके सामने आई हैं, ये तीनों नई चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी इन दी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आप यहां पे अभी YouTube पे देख रहे हैं, मैं ही पढ़ाऊंगा, आप यहां पे मार्क करके रख लें कि इसको बताया जाएगा वोल्केनिज्म और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर। ठीक है, बस हाँ, मैं चाहता हूं कि इसका कवरेज है वो एक ही जगह पे हो जाए। तो इससे मुझे पता लगा कि ये जो पोल्स हैं, क्या ये पोल्स के अंदर वेरिएशन है? जी हां। तो सर क्या ऐसा हो सकता है जो ये मैग्नेट आज हमें ऊपर साउथ और नीचे नॉर्थ दिखाई दे रही है, वो कभी पास्ट में ऐसे रही हो? जी हां, जी हां, जी हां, ऐसा हुआ है। अराउंड 130 से भी ज्यादा बार इस मैग्नेट ने अपनी डायरेक्शन को, अपने पोलैरिटी को चेंज किया है। सो अगर इसकी पोलैरिटी में ये चेंज हुआ तो इसे नाम दिया जाता है पोलर रिवर्सल। इसे नाम दिया जाता है पोलर रिवर्सल। और लास्ट पोलर रिवर्सल जब हुआ था वो हुआ था अराउंड 8 लाख साल पहले, 8 लाख ईयर अगो। ये 8 लाख साल पहले हुआ था, बट तब हम नहीं थे भाई, हम आज हैं। हमारी जो हिस्ट्री है वो तो अराउंड 3 लाख साल पुरानी है ह्यूमंस की। तो हमें अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा देखने को नहीं मिला। बट फिर तुम्हारे मन में एक और सवाल आएगा कि तेरे को कैसे पता, आपको कैसे पता कि भाई जब आपने ह्यूमन हिस्ट्री में इसको रिवर्स होते हुए नहीं देखा तो इतने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें क्यों बह रही हैं, ये ज्ञान की गंगा क्यों बह रही है, उसका क्या कारण है?
then I will tell you some beautiful concept here. वो beautiful concept है जिसे बोला जाता है, इस beautiful concept को बोला जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म. इसे बोला जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म. अब इसके बारे में हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में डिटेल में बात करते हैं, बट अभी मैं कुछ एक चीज बताता हूं. मान लो कि यहां पे कोई एक सरफेस है, ये सरफेस है, और हम जानते हैं, इतना तो हमें ज्ञान है कि अर्थ के इंटीरियर में किसका प्रेजेंस है, मैग्मा का प्रेजेंस है. और इस मैग्मा के कारण, अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा का प्रेजेंस है, इसके कारण यहां पे जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, यानी जब ये मैग्मा बाहर आता है, तब ये मैग्मा आके क्या करता है, जम जाता है. सर ये जम जाता है, ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लो आज इस समय पे एक वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, उस वोल्केनिक एक्टिविटी से ये मैग्मा बाहर आया. जब ये मैग्मा बाहर आया, तब इस मैग्मा के अंदर क्या था, सर आयरन था. बिल्कुल ठीक है सर, आयरन होगा, नीचे से बाहर आया, अंदर आयरन था. ये जम गया. जब ये रॉक को मैंने देखा मैग्मा बाहर आया, जम गया. मैं उस पत्थर को उठा के अपने घर लाया. जब मैं इस पत्थर को उठा के अपने घर लाया, ये मैं हटा रहा हूं यहां से ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो जाए. ये जब पत्थर को उठा के मैं लाया अपने घर, अब मुझे क्या एहसास हुआ वो देखते हैं. ये पत्थर को जब मैं उठा के अपने घर लाया, तब मैंने देखा कि सारा का सारा आयरन जो है बच्चा, वो ऊपर की ओर जम गया, जबकि नीचे आयरन नहीं है. उस पत्थर के अंदर जो आयरन था वो सारा का सारा क्या था, ऊपर की ओर जमा हुआ था. मैंने बोला चलो ऊपर की ओर जमा है, मैंने इसको एक पोलैरिटी दे दी, वो ये है. ये पोलैरिटी मैंने इसको दे दी. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने ये पोलैरिटी दे दी, मतलब ये सिंबल दे दिया. फिर मैंने देखा कि इस पत्थर के बाजू में 3 लाख साल पहले कुछ और पत्थर भी पड़े हैं. मैं इन पत्थरों को भी उठा के लाया, मानूंगा नहीं, इन पत्थरों को भी उठा के लाया. जब उन पत्थरों को देखा तो भाई साहब मेरे होश उड़ गए. क्यों? क्योंकि यहां पे जो आयरन था वो नीचे की ओर जमा हुआ था. जो ये वाले पत्थर हैं उनमें आयरन यहां पे है, और जो ये वाले पत्थर हैं उनमें आयरन ऊपर है. इससे मुझे पता लगा कि यहां पे पोलैरिटी नीचे की ओर है. इससे मुझे पता लगा कि ओके, जब भी कभी भी, पहली बात तो इस वर्ड को समझें, पैलियोमैग्नेटिज्म. पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है, पैलियो मतलब हमेशा हम बहुत पुरानी एंशिएंट बात करते हैं, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. जब भी हम अर्थ के पुराने मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, वो भी कहां से, अर्थ के अंदर डेवलप हुई जो रॉक्स हैं उनसे. क्योंकि अर्थ के जो रॉक्स हैं, ये जो रॉक्स जमी हैं, जो ये मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से रॉक्स बनी, इन रॉक्स के अंदर अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉक हो गया. अब उस लॉक्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करना ही किसका काम है, पैलियोमैग्नेटिज्म का. स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, और वो भी कहां से, स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म लॉक्ड इन द रॉक्स. जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो लॉक हो गया है, उसको स्टडी करना ही पैलियोमैग्नेटिज्म कहलाता है. इसी से मुझे पता लगा देयर इज वेरिएशन, देयर आर रिवर्सल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज पैलियोमैग्नेटिज्म. अब हमने अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें जानी. सबसे पहले रिवाइज अगर करें तो हमने देखा कि मैग्नेटिज्म आता क्यों है. उस मैग्नेटिज्म के लिए हमने सबसे पहली चीज देखी थी इलेक्ट्रो एंड देन मैग्नेटिज्म, और इसके लिए हमने 2 कंडीशंस की आवश्यकता रखी थी. वो एक कंडीशन था कि यहां पे इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ यहां पे रोटेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगी.
इसी सेम सिनेरियो को हमने अर्थ के ऊपर अप्लाई किया और अर्थ के ऊपर अप्लाई करते ही हमें यह समझ में आ गई कहानी, जो अर्थ है, अर्थ का हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोड़ो, अर्थ का मैग्नेटिज्म जब देखते हैं तब हमें यह कहानी समझ में आ जाती है कि भाई साहब ये अर्थ जो है ये रोटेट भी कर रही है और अर्थ का जो आउटर कोर है वो आउटर कोर क्या है, ये आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है और इस लिक्विड स्टेट में होने के कारण यहां पे जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का क्या है, मूवमेंट है, उन एलिमेंट्स का मूवमेंट है, इन एलिमेंट्स का मूवमेंट है, एलिमेंट्स का मूवमेंट है, जिसकी वजह से क्या आया, जिसकी वजह से आपको एक करंट डेवलप हुआ और इसी करंट की वजह से अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रही है और इस करंट और रोटेशन की वजह से, इस करंट और रोटेशन की वजह से अर्थ के अंदर क्या डेवलप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ किसकी तरह बिहेव करने लगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। इसी को बाद में आप देखेंगे तो डायनामो थ्योरी के नाम से जाना जाता है, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जरूरी नहीं है, बस हमें इतना ही जानना है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। बट जब हमें पता लगा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो मैग्नेट के अंदर सर दो पोल होते हैं, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, कौन सा पोल कहां पे होगा ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। फिर मैंने देखा कि मैं कंपास लेके आया, कंपास का जो नॉर्थ जिस ओर पॉइंट किया तो मैंने बोला नॉर्थ हमेशा अट्रैक्ट करता है साउथ को, साउथ हमेशा अट्रैक्ट करता है नॉर्थ को, इसीलिए ये इस तरीके से मुझे मैग्नेट बहती हुई दिखाई दी। फिर मैंने बोला कि सर इसको मैंने अर्थ पे रख दिया, अर्थ के अंदर रख दिया तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो फिर हमने एक बात सोची कि ये जो लाइन जब इस मैग्नेट के बीच में से गुजरेगी तो जहां पे इसको काटेगी इसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ कह देंगे और इसको हम मैग्नेटिक साउथ कह देंगे, इसको हम मैग्नेटिक साउथ कह देंगे। और फिर सर एक और कॉन्सेप्ट आया, सर वो कॉन्सेप्ट कौन सा था, सर ये कॉन्सेप्ट है जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ का। और जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 11.3 डिग्री है। तो सर ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो है ये अभी कहां पे है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ अभी है सर एल्समेयर आइलैंड के पास। और क्या ये चेंज होता है, क्या इस पूरी की पूरी मैग्नेट के अंदर चेंज होता है, बिल्कुल सही बात है सर, चेंज होता है। और उसी को अगर ये कंप्लीट चेंज हो जाती है तो उसी को पोलर रिवर्सल कहते हैं, उसी को पोलर रिवर्सल कहते हैं। लास्ट पोलर रिवर्सल कब हुआ सर, 8 लाख साल पहले। हमें पता कैसे चला सर, हमें पता चला अर्थ के अंदर जो रॉक्स बनी हुई हैं उनकी मैग्नेटिक स्टडी जब हमने की तो पेलियोमैग्नेटिज्म से हमें इसके बारे में पता लगा, क्योंकि अर्थ के अंदर जो ये रॉक्स जमी हुई हैं, ये रॉक्स जो जमी हुई हैं ये अर्थ के मैग्नेटिक रिकॉर्ड को अपने साथ लॉक करके रखी हैं, उसी को हमने पेलियोमैग्नेटिज्म की संज्ञा दी। ये सारी कहानी खत्म हुई। अब आती है बारी एक छोटे से सवाल की। वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है कि हमने पोलर रिवर्सल पढ़ लिया, जी हां पढ़ लिया, पेलियोमैग्नेटिज्म, ये जो मैग्नेटिक की कहानी, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, ये भी पता लग गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ एंगल भी पता लग गया, एनसीईआरटी 11.3 डिग्री एंगल लिखती है, ठीक है। हर लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बताते हैं। एनीवेज, अब सवाल ये है कि सर आपने बोला कि कंपास जो है, ये जो कंपास है ये हमेशा किसकी ओर इंडिकेट करती है, कंपास तो इंडिकेट करती है सर मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर। बट सर मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिकल नॉर्थ के ऊपर तो 400 किलोमीटर का डिफरेंस है। मैं तो सर अपने जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को जानता हूं, मेरे को तो आज आपने बताया मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ भी होते हैं, फिर मैं सही जगह पे कैसे पहुंच जाता हूं। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा जिसे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। लेट मी टेल यू ब्रीफली हियर व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू। देखो, आपको अपनी स्क्रीन के सामने कंपास दिखाई देगा, बट जब आप इस कंपास को देखते हैं, ये जो पॉइंट है ये तो है, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं ताकि विजिबल रहे। ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहां पे लिखा भी हुआ है। ये जो पॉइंट है वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है सर, कोई फाइट नहीं है। मैंने कंपास जब रखी तो कंपास तो कहां पे दिखा रही है सर, मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखा रही है। जाना मैंने यहां था,
जाना मैंने यहां था। इसलिए क्या किया जाता है कि जब हम इसको मैग्नेटिक नॉर्थ से कनेक्ट करते हैं और इसी कंपास से हम यहां पे खड़े हैं और हम यहां तक जाना चाहते हैं, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल रखा जाता है। ये एंगल जो होता है इसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का मतलब, जब मुझे पता है कि मैं इतने एंगल पे जाऊंगा, तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा इधर गया तो मैं इधर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरी कंपास ने, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से, अगर मेरी कंपास इधर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि मैं यहां नहीं पहुंचूंगा। पहुंचूंगा कहां? यहां। तो मैं अपनी कंपास से थोड़ा सा इधर, यानी कि इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करूंगा, ताकि मैं कहां पे पहुंच जाऊं? यहां पे पहुंच जाऊं। यह है कहानी। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद से इस एंगल को डिसाइड करना पड़ेगा। वो हमें नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जो आपके जीपीएस हैं, नेविगेशन जब इस्तेमाल करते हैं तब वो इस एंगल को सेट करते हैं। यहां पे जो एंगल है, इस एंगल को वो सेट करते हैं और इसी एंगल को जाना जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के नाम से। अब आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशंस होते हैं उसमें करेक्शंस की जब जरूरत होती है तो वो इस करेक्शन को कर दिया जाता है। वही करेक्शन जो आपको दिखाई देता है, दैट इज विद द नेम ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहां पे सारी बातें पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफिक, यहां पे आपने नॉर्मल वर्सेस रिवर्स पोलैरिटी को मैंने आपको बता दिया। कुछ पोलर जो शिफ्ट हो रहे हैं, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल जो हो रहा है, वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है। पोलर शिफ्ट थियरी आपसे मैंने डिस्कस कर ली है और ये भी बता दिया है कि यहां पे जो ये रिवर्सल हो रहा है मैग्नेटिक पोल्स के अंदर, इसका कारण क्या है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि मोल्टन आयरन और निकल हैं और इसकी वजह से जो अर्थ हमारी वो एक जियो डायनेमो की तरह बिहेव करती है, उसके अंदर कुछ कन्वेक्टिव मोशन होते हैं और ये कन्वेक्टिव मोशन के अंदर जब चेंजेस आएंगे तब आपको यहां पे इस जियो डायनेमो में भी चेंज दिखाई देगा। और कुछ आउटर कोर के अंदर जो फ्लूइड डायनामिक्स है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि कन्वेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। सिंपल सी बात है। उसके बाद कुछ और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे कि हमने पहले की क्लासेस के अंदर कोरोनल मास इजेक्शन पढ़ा था, वो भी इसके मूवमेंट को डिफाइन करते हैं, इसके मूवमेंट को इंपैक्ट करते हैं। और यहां पे कुछ ऐसे फिनोमिनन्स हैं जैसे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अंडरगो स्लो चेंजेस, जिसको सेक्युलर वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यह समझ में आ गई। लोकेशन में आपको एल्समेयर आइलैंड बता चुका हूं, जो कि आपको यहां पे दिखाई देगी। यहां पे एक वर्ड लिखा होगा, दिस इज द एल्समेयर आइलैंड इन द नॉर्दर्न कनाडा। तो कहानी अगर समझ में आ गई तो इसको, पूरी स्लाइड्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप, अगर जो मैंने यहां पे नोट्स बनाए हैं तो इन नोट्स का भी सहारा ले लेंगे तो भी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। ये बहुत ही आसान होगा आप सबके लिए समझना। चले, अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट। यहां पे ना आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, बट एक चीज बता देता हूं अगर यहां तक समझ में आ गया तो यू कैन स्किप दिस पोर्शन एज वेल। बट कई लोगों के मन में क्यूरियोसिटी और उत्सुकता होती है, तो उस उत्सुकता के लिए ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, एक होता है जियोमैग्नेटिक पोल्स, एक होता है जियोमैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। पीपल डू यूज इट इंटरचेंजेबली, लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आप समझ के चलिएगा। वो क्या है? आप सब लोगों ने एंटीपोडल पॉइंट्स के बारे में सुना होगा। मान लो जैसे कि अगर ये एक सर्कल है, अगर मैं कोई दो पॉइंट्स लेता हूं इस सर्कल के ऊपर, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, अगर ये सर्कल के सेंटर से गुजरते हैं, अगर ये सर्कल के सेंटर से गुजरते हैं तो इन पॉइंट्स को एंटीपोडल पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। दीज पॉइंट्स आर टर्म्ड एज एंटीपोडल पॉइंट्स। ये एंटीपोडल पॉइंट्स होते हैं जिनमें आपको दिखाई देगा दीज आर टर्म्ड एज एंटीपोडल पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स जो एक दूसरे को
एक दूसरे से मिल रहे हैं, बट जा कहां से रहे हैं? सेंटर से। इसको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल। क्या आप जवाब देंगे सी और डी एंटीपोडल हैं? नो, सी और डी एंटीपोडल नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर से नहीं गुजरते हैं। अर्थ के सेंटर से ये नहीं गुजरते हैं। जियोमैग्नेटिक पोल्स जो हैं, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हमारी कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए, नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ये कहते हैं, ध्यान से सुनना, जब हमने मैग्नेटिक पोल्स देखे तब हमें पता लगा कि ये हमारी अगर धरती है, इस धरती में ये हमारे जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ हैं। अगर ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ हैं, और अगर हमारा ये मैग्नेट है इस तरीके से, अगर ये मैग्नेट इस तरीके से है, इसको रादर इसको इस तरीके से रखा जाए, ये मैग्नेट अगर इस तरीके से है, तो इस मैग्नेट से होने वाला जो पोल होगा, ये जो मैग्नेटिक पोल होगा, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, अगर ये दोनों को ध्यान से देखो तो ये अर्थ के सेंटर पे कट नहीं करते हैं। बेसिकली ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की लाइन खींची जाए, ये जो दोनों एक्सिस खींचे जाएं, ये दोनों एक्सिस एक सेंटर पे कनेक्ट नहीं करते, सेंटर पे कट नहीं करते हैं, अर्थ के सेंटर पे कट नहीं करते, यानी कि ये एंटीपोडल नहीं है। इसीलिए हम चाहते थे हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आसान बनाना। इसी कारण से, बिकॉज मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट एंटीपोडल इन नेचर, ये एंटीपोडल नहीं है, हमने सोचा कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को ले आएं ताकि नेविगेशन वगैरह में आसानी होगी। उन्होंने बोला कि अगर जो ये ए और बी पॉइंट आप यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूं आपको। देखें, जो ए और बी आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, अगर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ हैं, तो यहां पे आपने क्या किया, कुछ ऐसे जियोमैग्नेटिक पोल्स को बनाया जो कि इसको बिल्कुल क्या कर रहा है, सेंटर पे कट कर रहा है। जब ये सेंटर पे कट करेगा तो इस पोल को हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक, इसको ऐसे लिख दें, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और जियोमैग्नेटिक साउथ। तो यहां फर्क पता लगा मैग्नेटिक पोल और इसके अंदर, और इसका जो एंगल है वो फिक्स होता है, दैट इज 9.6 डिग्री। ये फिक्स है, ये जो एंगल है वो क्या है, फिक्स एंगल है, एकदम फिक्स्ड एंगल है। दुनिया बीत जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि भाई मैग्नेटिक पोल और जियोमैग्नेटिक पोल में भी डिफरेंस होता है क्या? हाँ होता है, दो हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट उसमें छोटा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और जियोमैग्नेटिक साउथ की लाइन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से टकराती है, काटती है, तो वो सेंटर पे काटती है, बट यहां पे वो सेंटर से दूर काटती है। ये एंटीपोडल होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिक पोल्स आर एंटीपोडल इन नेचर। और ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये है रियलिटी। रियलिटी यही है, रियलिटी यही है, और हमेशा आपको ये चेंज होते हुए दिखाई देंगे जो हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हैं। ये क्या चेंज होंगे? बिल्कुल सही बात है सर, ये चेंज होंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की कहानी खत्म। इसके अलावा इससे डिटेल में ना यूपीएससी कभी पूछेगा और ना कभी पूछा है। अब आता है इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और रह गए जिन्हें हमें समझना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर कुछ नहीं है, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हमारी धरती है, और इस धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां तक स्प्रेड करती हैं, उसे मैग्नेटोस्फेयर की संज्ञा दी जाती है।
और आप ये भी जानेंगे कि जो मैग्नेटोस्फेयर है इसका जो शेप है वो कंपैरेटिवली थोड़ा दबा हुआ होगा जहां पे सन होगा, क्योंकि सन से चलने वाली जो सोलर विंड है वो इसको थोड़ा पुश करती हैं, इसलिए यहां पे थोड़ा सा ये दबा हुआ है और यहां पे आपको एक टेल दिखाई देगी, क्योंकि उस साइड में तो सन नहीं है, इस वजह से एक साइड में टेल दिखाई देती है और एक साइड में आपको पोर्शन दबा हुआ दिखाई देता है, और यही आपको मैग्नेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और मैग्नेटोस्फेयर का जो एकदम बाउंड्री होता है, द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटोस्फेयर इज टर्म्ड एज मैग्नेटोपोज। सो मैग्नेटोस्फेयर एक ऐसा रीजन है जहां पे आपको दिस वेयर यू विल सी द प्लेनेट इज डोमिनेटेड बाय द प्लेनेट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाहर आपको प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देगी, प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड आपको यहीं पे दिखाई देती है। ठीक है सर। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे जो ये एक्सटेंड करती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इनटू स्पेस, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस, और यही वो लेयर है, यही वो मैग्नेटोस्फेयर है जिसकी वजह से आज हम सन से चलने वाले जो सोलर विंड, कोरोनल मास इजेक्शन और जिनके बारे में हमने पहले लेक्चर में बातें की थी, उनसे हमें ये बचाती है। चाहे वो हमारा अपर एटमॉस्फेयर हो, उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण है। जो सन का मैग्नेटोस्फेयर है जिसे हीलियोस्फेयर कहते हैं, जो कि ब्लॉक करता है बहुत सारी कॉस्मिक रेस को सोलर सिस्टम में आने के लिए, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी देखा था। अब हम आए अगले भाग के ऊपर। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं कि एक साइड से तो ये क्या है, थोड़ा सा कस्प है, दूसरी साइड से टेल यहां पे आपको दिखाई देती है। इसके बाद जो इसका एंड है, जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटोस्फेयर इज समथिंग वी कॉल एज मैग्नेटोपॉज, जिससे आप सोलर विंड, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटोपॉज, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटोपोज, जहां पे आपको इसकी सोलर विंड से बाउंड्री दिखाई देती है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है जो आज का आखिरी कॉन्सेप्ट होगा, जिसको आप ऑरोरा के नाम से जानते हैं। आई होप ऑरोरा के बारे में भी हमने पिछली क्लासेस में बात की है। इसे ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। ऑरोरा क्या होता है? नॉर्दर्न लाइटिंग्स और सदर्न लाइटनिंग्स। बेसिकली पोल्स के ऊपर कलरफुल स्काई जब हो जाता है, अर्थ के पोलर रीजन के ऊपर जब कलरफुल स्काई हो जाता है, तब उस घटना को हम ऑरोरा के नाम से जानते हैं। ये जो कलरफुल स्काई होता है उसका कुछ कारण है, उसका कारण है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का होना। और ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा क्या उत्पन्न कर देती है जिसकी वजह से ये घटनाएं घटित होती हैं, उनको जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, इन द चैप्टर नंबर 1 और 2 आई होप मैंने तुम्हें बताया था कि जो सोलर रीजन है, यानी कि जो सन है, सन से कुछ विंड्स निकलती हैं जिनको आप सोलर विंड्स के नाम से जानते हैं। ये जो सोलर विंड्स होती हैं, ये जो सोलर विंड्स हैं, ये सोलर विंड्स अपने साथ क्या लेके चलती हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स लेके चलती हैं, चार्ज्ड आयंस हैं ये आयनाइज्ड चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जब ये आगे बढ़ रही हैं तब आप इसको देखेंगे तो आपको एहसास होगा यहां पे हमारी प्यारी धरती है, ये हमारी प्यारी धरती, और इस धरती के बाहर आपको अभी मैंने बताया कि धरती का क्या है, एक मैग्नेटोस्फेयर है। अर्थ का क्या है? एक मैग्नेटोस्फेयर है। ये मैग्नेटोस्फेयर जो है, ये इन चार्ज्ड आयन से हमें बचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जैसे जैसे ये चार्ज्ड आयंस अर्थ की ओर अग्रसर होते हैं, ये चार्ज्ड आयंस आके किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? दीज चार्ज्ड आयंस इंटरैक्ट विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ी शानी है। ये क्या करती है? इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को अपने साथ कहां ले जाती है? इन नॉर्दर्न पार्ट्स के ऊपर। कहां ले गई? नॉर्दर्न और सदर्न भाग के ऊपर। क्यों? क्योंकि सर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनका पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो कहां से चल रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये ट्रेवल करती हैं पोल टू पोल, इसीलिए ये चार्ज्ड पार्टिकल्स भी कहां की ओर जाने लगते हैं? पोल्स की ओर जाने लगते हैं। अब क्या होगा? जब ये चार्ज्ड आयंस
ट्रेवल करेंगे और पोलर रीजन के एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे, पोलर रीजन के एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे, पोलर रीजन के एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे, वहां पे इन्हें मिलेंगी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस। जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस को वहां पे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस को वहां पे देखेंगे, तब इन्हें एहसास होगा कि भाई मैं तो हूं चार्ज्ड आयन, मेरे पास क्या है, एनर्जी। वो एनर्जी जब इस नाइट्रोजन के पास जाएगी, तब आपको मैंने एक कहानी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये एक्साइटेड स्टेट में यहां पहुंच जाते हैं। बट धीरे 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 जब इनके दिमाग में से खुमार उतर गया, तब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में आने की कोशिश करते हैं, यानी कि लोअर स्टेट के अंदर। जब ये लोअर स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसी को बोला जाता है नॉर्दर्न लाइट, उसी को बोला जाता है नॉर्दर्न लाइटिंग्स। अब आप देखें यहां पे दे आर कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, mostly electrons and protons from the solar wind with the earth's magnetic field, with the earth's magnetic field। जो अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर है वो इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, पोलर रीजन की तरफ भेज देता है। और ये चार्ज्ड पार्टिकल जब अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से इंटरैक्ट करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि किसकी फॉर्म में होती है मेरे दोस्तों, वो होती है ऑरोरा के फॉर्म में। राइट, सिंपल सी सीधी सी ये कहानी है जो आपको यहां पे दिख रही है। ये ऑरोरा कहलाता है, जिसको हमने डिटेल में समझ लिया है। बट अब एक बात और समझ में आई मुझे कि अगर ऐसी चीज है तो ऑरोराज जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं अर्थ की पोलर रीजन्स के ऊपर। बट अभी रिसेंटली देखा गया कि भारत के अंदर जो लद्दाख का रीजन है वहां पे भी ऑरोरा का, वहां पे भी आपको ऑरोरा जैसी एक्टिविटीज दिखाई दी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। कारण सेम है, जो प्रोसेस है वो सेम है, बट इसमें क्या कुछ घटना ऐसी घटित हुई जिसकी वजह से लद्दाख में भी आपको ऑरोरा दिखाई देने लगे। ठीक है, तो यहां पे भी आपने देखा जब ऑरोरा का बनना हुआ तो ये भी किससे लिंक्ड है बच्चा, ये भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ही तो लिंक्ड है, क्योंकि यहां पे भी तो सारे के सारे चार्ज्ड पार्टिकल किसके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। डन। लास्ट पार्ट यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपसे कोई पूछे कि और भी तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनका क्या, और भी तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या, उनके पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है। अगर वीनस की बात करें तो वीनस का जो कोर है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। अगर वीनस की बात करें तो वीनस हैज लिक्विड कोर, बट इसका जो मूवमेंट है, रोटेशन है, दैट इज वेरी स्लो। रोटेशन जो है वो बहुत ही स्लो है, जिस कारण से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाता, जिस कारण से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाता। जब हम बात करते हैं मार्स की, मार्स के पास रोटेशन तो है, बट मार्स का जो कोर है दैट कोर इज इन सॉलिड स्टेट, कोर इज इन सॉलिड स्टेट। और इस सॉलिड स्टेट के कारण, सॉलिड कोर के कारण यहां पे आपको मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे और इसी वजह से बहुत ही वीक मैग्नेटिज्म दिखाई देता है। अब हम वीनस मार्स तो देख चुके हैं, चलो अर्थ भी बात करते हैं, क्योंकि मार्स के ऊपर हम बहुत सारी संभावनाओं को खोज रहे हैं। इसी वजह से मार्स के ऊपर हमें उम्मीद थी कि हां कुछ एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट हो, इसके ऊपर मैं आता हूं। बट इससे पहले हम जुपिटर जैसे प्लैनेट्स को देखें, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स को देखें तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोर भी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो पॉसिबिलिटी नजर आई कि हां इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट ये इतना फास्ट रोटेट कर रहा है कि जियो डायनेमो के लिए, एक मैग्नेटिज्म के डेवलप होने के लिए जो ऑप्टिमम स्पीड है वो ये अचीव नहीं कर पाता। इस वजह से यहां पे भी आपको वीक मैग्नेटिज्म दिखाई देता है। But we shall feel lucky about one thing that is very beautiful, and with this note I will end my lecture here.
आई मस्ट से, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो हमारी धरती के ऊपर सन से आने वाले सोलर विंड्स हैं, उनसे हमें सुरक्षा मिलती है। ये सोलर विंड्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी धरती पे आने ही नहीं देते, जिसकी वजह से आज हमें इन सोलर विंड से तो सुरक्षा मिलती है, कॉस्मिक वेव्स से, कॉस्मिक रेडिएशन से तो सुरक्षा मिलती ही है, बट अलॉन्ग विद दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, these magnetic field lines are responsible for the atmosphere to exist on this planet earth। जो ये एटमॉस्फेयर आज हम देख रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर के एग्जिस्टेंस के लिए दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंपॉर्टेंट। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना होती तो सूरज से आने वाले जो ये सोलर स्टॉर्म्स हैं, धरती के ऊपर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको भी क्या कर देते, रिप ऑफ कर देते, यहां से निकाल देते, और हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता, एकदम खत्म हो जाता। इसके कुछ अनुमान ऐसा देखा गया है, कुछ रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि जब लास्ट टाइम पे कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे थे, रिवर्सल होने की कोशिश हो रही थी, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब वीक होती हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होती हैं, इन्हीं फील्ड लाइंस के वीक होने के कारण, इनके वीक होने के कारण ऐसा माना गया कि सूरज से आने वाले जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, वो कॉस्मिक रेडिएशंस इंक्रीज हुए, और वो कॉस्मिक रेडिएशन जब इंक्रीज हुए तो इसी की वजह से, इसी कॉस्मिक रेडिएशन के इंक्रीज होने की वजह से मेरे दोस्तों, जो निएंडरथल है, उन निएंडरथल का क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। जो हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं, उस एवोल्यूशन के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करके देखें तो वहां पे भी आपको इसका बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। सो दिस अर्थ हैज द ब्यूटी दैट लाइफ कैन थ्राइव ऑन दिस प्लेनेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ as well as the various phenomena associated with it. I hope you people liked it. Thank you so much. See you next time.